नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में मिशन 2023 यानी कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पूरे जोरों शोरों से जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी के लगातार राजस्थान में दौरे जारी हैं और आज भी प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम ने 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पेपर लीक, कानून व्यवस्था, महिला अपराध और कांग्रेस की आपसी खींचतान को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अब राजस्थान से कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीएम ने कहा कि सीएम गहलोत बीजेपी से अपील कर रहे हैं कि उनकी किसी योजना को बंद ना किया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर किसी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे बेहतर बनाया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि जिन लोगों ने प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है और गरीबों को लूटने वालों को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाएगा। अब इससे पहले जयपुर में सभा के दौरान भी पीएम मोदी ने कहा था कि मोदी की गारंटी खुद मोदी है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले से प्रदेश में विकास की कई योजनाएं चला रहे हैं, जिनकी देश भर में तारीफ हो रही है। अपनी इन योजना को लेकर सीएम गहलोत लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने हमारी कई योजनाओं और परियोजनाओं को रोक दिया है। राजस्थान की जनता को एहसास है कि उनके हित और अधिकार कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित हैं। इधर इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि क्या चुनाव को लेकर के गारंटी बनाम गारंटी, यानी कि कांग्रेस की गारंटी या मोदी की गारंटी, कौन सी गारंटी राजस्थान की जनता को पसंद आएगी? क्या राजस्थान में कांग्रेस अपनी योजनाओं के दम पर सीएम गहलोत के नेतृत्व में फिर से रिपीट होगी? यदि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या कांग्रेस की वर्तमान योजनाएं ऐसे ही चलती रहेगी? और सवाल यह भी कि आखिर प्रदेश की जनता किससे अपना आशीर्वाद देगी? हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम बयान। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। हर गरीब को कोरोना का मुफ्त टीका लगे, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। हर गरीब का अस्पताल में मुफ्त इलाज हो, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मुश्त ताकत बनाकर निकलना है। एक बार फिर मेवाड़ इतना भव्य स्वागत करने के लिए मैं फिर एक बार मेवाड़ की धरती को प्रणाम करता हूं। अभी 10,50,000 करोड़ के जो एमओयू हुए थे 2 साल पहले राजस्थान में, आपको जानकर खुशी हुई करीब 52% उनमें से एमओयू के काम आगे बढ़ रहे हैं। 52%। इसके मायने कि इतने बड़े एमओयू हुए इसलिए थे जो यहाँ का माहौल है, यहाँ की जो आर्थिक विकास दर है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सोशल सिक्योरिटी में जो फैसले हमारे हैं,
आज राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा पहले वाला, बदलाव हो गया राजस्थान के अंदर। तमाम शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर आ गई है। प्राइवेट सेक्टर में लोग करने से और ज्यादा एक्सपेंशन हो गया। प्रीमियर संस्थाएं यहाँ पर आई हुई, IIT, IIM, ट्रिपल IT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी। आज लगभग पहली बार जब मैं CM बना था, मुझे याद है 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में। आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। इस रूप में शिक्षा में आगे बढ़ गए। टैक्स जो बने, हमने कानून पास किए हैं, ऐसे कानून पास किए हैं जिसकी चर्चा देश में दुनिया में हो रही है। बाकी राइट टू हेल्थ का एक्ट देश में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा कहीं पे नहीं है। ऐसे कानून पास किए हैं गुड गवर्नेंस के लिए। आज 2030 मिशन की शुरुआत कैसे हुई? इसीलिए हुई जब हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक विकास दर में देश में नंबर 2 आना, आंध्र प्रदेश नंबर 1, GDP वहां 11.4% और यहाँ पर 11.04%। GDP का विस्तार हो रहा, 15 लाख करोड़ तक हम पहुंच रहे हैं। आधारभूत ढांचा मजबूत है, 1.5 लाख करोड़ किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान। राजस्थान सड़कों के मामले में भी अव्वल है देश के अंदर। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, मेगा हाईवे रोड। आज पहले गुजरात से आते थे तो समझ लो कि राजस्थान आ गया, ऐसी स्थिति थी, सड़कें खराब थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो हर क्षेत्र में आगे बढ़े राजस्थान है। हम चाहेंगे 30 तक जो है पर कैपिटा इनकम राजस्थान की, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती होती है युवाओं के सामने भी, परिवारों के सामने भी। महंगाई के राहत के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, आप सब जानते, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। तमाम कदम इसलिए उठा गए हर घर में पूरी बचत हो। चाहे 2000 यूनिट हमने फ्री करी हो किसानों के लिए, चाहे 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हो, 100 यूनिट बिजली की, तो करीब 90 लाख लोगों का बिल जीरो होने लगे राजस्थान के अंदर। तो ये बचत का काम है, बचत का काम है। इसलिए मैंने कहा कि आने वाले वक्त के अंदर जिस रूप में हमने फैसले किए हैं, उसके कारण से राजस्थान चर्चा में आ गया। राजस्थान देश के अंदर पहले कोई चर्चा में नहीं था, अब कम से कम हर राज्य में चर्चा में है। हमारी योजनाओं का वितरण हो रहा, वहां पर हमारी योजनाओं को गारंटी के रूप में दे रहे अपने पब्लिक को, चाहे OPS क्यों नहीं हो। तो चलिए बड़ी बहस की ओर करते हैं रुख। हमारे साथ राजेश कटारा, नेता कांग्रेस से, और हमारे साथ अपूर्वा सिंह, नेता BJP हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। अपूर्वा जी, शुरुआत आप ही से करेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में ये कह दिया है कि जो योजनाएं हैं वही योजनाएं चलती रहेंगी, बस उस योजनाओं को और बेहतर किया जाएगा। तो भाजपा भी ये मानती है कि CM गहलोत की योजनाएं काफी कारगर साबित हो रही है। देखिए सीमा जी, सबसे पहले तो मैं आज गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती की आपके माध्यम से हमारे पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इसकी जो है शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो आज मेवाड़ की धरती पर पधारे और उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया, तो देखिए भाजपा ने कभी भी दलगत राजनीति नहीं करी। भाजपा हमेशा से जो है वो लोक कल्याण की राजनीति करती आई है, और जिन भी योजनाओं का आज हम जिक्र कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम योजनाएं वो हैं जो किसी न किसी रूप में, बीज रूप में ही चाहे सही हो, मगर बीज रूप में भी वो भाजपा सरकार ने ही उसका बीज बोया था। योजना जहां तक बंद करने की सवाल आता है, तो योजना बंद करना उन लोगों, जो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, तो जो स्वयं दूसरों की योजनाओं को बंद करता है उसी को ऐसा लगता है कि साहब दूसरा भी आएगा तो हमारी योजनाओं को बंद कर देगा, जैसे माननीय गहलोत साहब को लग रहा है। बट गहलोत साहब पहली चीज तो इस चीज के लिए आश्वस्त रहे कि जन कल्याणकारी जो योजनाएं, जिसका बीज स्वयं भाजपा सरकार ने ही जो है वो डाला था, और आज राजस्थान में जिसका वो तमगा अपने ऊपर लेकर घूमते हैं कि साहब ये तो हमारी योजनाएं हैं,
तो इन योजनाओं को बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जन कल्याण से जुड़ी हुई योजना। दूसरी बात यह है कि इन योजनाओं को और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है और भ्रष्टाचार का अमली जामा या भ्रष्टाचार युक्त जो इन्होंने इन योजनाओं को बनाया है उनको भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाया जा सकता है, और एक एक अंतिम व्यक्ति तक जो है इन योजनाओं का कैसे लाभ पहुंचेगा, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं और हम जनता को आश्वस्त भी करते हैं। चौथी बात यह कि जो वक्तव्य आज माननीय गहलोत साहब ने दिया उसको सुन के न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उनको अपनी हार या कांग्रेस को जो अपनी हार है वो सामने दिख रही है, इसीलिए वो ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि साहब हमने जो योजनाएं चलाई हैं वो बंद मत करना। तो उनके बहुत दिल से धन्यवाद कि एटलीस्ट उन्होंने इस चीज को मान तो लिया, युद्ध में जाने से पहले ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद जनता भी दे रही होगी मुझे लगता है ये वक्तव्य सुन के। चलिए ठीक है, ओपनिंग रिएक्शन ले लेते हैं राजेश जी से भी। राजेश जी यहाँ पर साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं अपूर्वा जी की हालांकि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उसी को बेहतर करके उस योजनाओं को लागू रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ गारंटी का भरोसा भी दिलाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस क्या करेगी अब ऐसे में? देखिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का जिन्होंने ये माना कि हमारी जन कल्याणकारी योजना है। दूसरा, लेकिन अपूर्वा जी का ये भी कहना है, राजेश जी साथ ही साथ ये भी सुन लीजिए, अपूर्वा जी का ये भी कहना है कि जिन योजनाओं को लागू करने की बात कही जा रही है वो योजना भाजपा की ही थी। कोई भाजपा की योजना नहीं थी। 25 लाख का इलाज कहाँ फ्री मिला? देश में कहीं मिला क्या? ये सिर्फ झूठ का पुलंदा है। प्रधानमंत्री जी 10-11 महीने में इतनी बार आ गए। मैं तो उनसे सलाह देता हूँ कि एक मकान राजस्थान में ही खरीद ले, जिससे वो प्रधानमंत्री के और प्रचार मंत्री ज्यादा लगते हैं। जी दूसरा क्या है, जिस तरह की बातें कर रहे हैं योजनाओं गारंटी की, कौन सी गारंटी हो गई? 2014 में आने से पहले इन्होंने गारंटी दी थी प्रधानमंत्री जी ने कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दी 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आगे किसी के खाते में 15 लाख रुपए। कितनी योजनाएं थी बताओ? काला धन लाएंगे, काला धन आ गया है क्या? डीजल पेट्रोल 36 रुपए लीटर बिकेगा, सिलेंडर हमारा 300 रुपए था जो 1400 रुपए 1200 रुपए कर दिया। उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर कनेक्शन तो दे दिए, पर 1200 रुपए में कौन भराएगा? हम 500 रुपए में भरा रहे हैं। इस तरह की योजना क्या लागू करें क्या? हमारी हर योजना जन कल्याणकारी योजना है, आम आदमी तक हमारी योजनाएं पहुंचती हैं, आम आदमी तक। अरे राजेश जी, तो प्रधानमंत्री के द्वारा कहा तो क्या आपकी योजनाओं को ही बेहतर करेंगे? बेहतर तो हम ही कर देंगे, बेहतर उससे और कुछ क्या है? आज क्यों इन जन आक्रोश यात्राएं 4 यात्राएं निकाली? उस समय गारंटी दी, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की गुगली थी, उसमें फंस गए। हम उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। 2014 में भी इनकी सरकार आई थी, आज तक क्या किया? 2018 तक इन्होंने क्या किया? जब क्या कमल की फूल नहीं खिला था उस समय? आज प्रधानमंत्री जी को खुदाना पड़ रहा है। राजस्थान के नेता कहाँ हैं? कहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? आज राजस्थान में बीजेपी में जितने नेता हैं वो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं दिख रहा है आपको विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए? जितने नेता हैं वो सारे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कहाँ जनता की सेवा करेंगे लोग? जनता अशोक गहलोत जी की तरफ देख रही है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कई बार अशोक गहलोत जी का नाम जिक्र किया है कि इनकी योजनाएं बहुत ही बेहतर हैं। कोरोना काल में जिस तरह का प्रबंधन किया था अशोक गहलोत जी ने, वो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में काबिल तारीफ है। 25 लाख रुपए का जो योजना है इनकी, जो चिरंजीवी, आज पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और हमने जो मैनिफेस्टो किया था उसको सरकारी डॉक्यूमेंट किया हमने, उसकी करीब 100% योजना पूरी हो चुकी। और आप इनसे पूछें कि कितनी योजनाएं पूरी होगी। जब ये सत्ता में आते हैं उस समय ये घोषणाएं करते हैं, फिर अगली बार जो आने की कोशिश करते हैं तो वो नई घोषणाएं कर देते हैं, पुरानी को बिल्कुल रख देते हैं दबा करके। चलिए ठीक है अपूर्वा जी, हालांकि आप राजेश जी के जवाब भी दीजिएगा उनके सवालों का, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी, हालांकि देखिए जो अहम मुद्दे हैं, क्योंकि सीएम गहलोत के द्वारा भी बार बार यही बात कही जा रही है कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसा कि आज आपने उनके बयान सुने भी होंगे, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि सिर्फ केंद्र की वजह से राजस्थान की जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए सीमा जी, सबसे पहले तो मैं मेरे साथी और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनकी कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगी। ये कहते हैं मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार वो देंगे। आप मुझे बताइए, भारत के अंदर, इस देश के अंदर जो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है उसका कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? जितने भी सड़क बन रही हैं, जितने भी हमारे पोर्ट्स बन रहे हैं, जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, ये श्रम योगी वर्ग नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? ये केवल जो है वो स्ट्रक्चर्ड जो एम्प्लॉयमेंट है उसी को एम्प्लॉयमेंट मानते हैं। जो अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है इनको थोड़ा सा पढ़कर आना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है वो भारत में सबसे बड़ा सेक्टर है, और उन सेक्टर्स के अंदर अगर हम इकोनॉमी का सर्कुलेशन कर रहे हैं
तो हम हमारे भारत के अंदर जो गरीब व्यक्ति है, जो श्रम योगी व्यक्ति है, हम उसके एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं। तो ये अपने आंकड़े थोड़ा सा देख कर आए। दूसरी बात, ये इन्होंने 15 लाख का जिक्र किया। 15 लाख नहीं आए ना आपके खाते में, तो मैं कहती हूँ कांग्रेसियों को अपना मुंह बचाना चाहिए, क्योंकि जो 65 साल में इन्होंने जो देश को लूटा है ना, ये 15 लाख रुपए उन्हीं के वहां पे जमा है। ये आ जाते ना तो आज पूरी कांग्रेस की पार्टी पूरी A to Z जो है वो जेल के अंदर बंद होती। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, कितनों को आवाज दिया था इन्होंने 65 साल में? कितनी महिलाओं के सर के ऊपर छत थी? महिलाओं को हमेशा एक ताना सुनना पड़ता था, कोई घर तुम्हारा नहीं है। मायके वाले कहते थे ससुराल तुम्हारा है, ससुराल कहते थे मायका तुम्हारा है। आज वही महिलाएं स्वाभिमान के साथ कह सकती हैं कि ये घर हमारा है। मोदी जी महिलाओं के नाम पर जो है ना वो पट्टा दे रहे हैं। आप तो बाहर नेम प्लेट तक नहीं लगा सके, हमने तो उन महिलाओं को परमानेंट पट्टे तक दे दिए उनके नाम के। किस सिलेंडर की आप हामी भर रहे हैं? आपने तो आज तक कभी ये तक नहीं सोचा कि इन महिलाओं के घर में सिलेंडर पहुंचे तो सही। आज आपने जरा सा 500 रुपए में क्या दे दिया कि आप बड़ा उछल उछल के चिल्लाने लगे। ये सिलेंडर पहुंचाया किसने उनके घर में? इतने करोड़ महिलाओं को धुएं से बचाया किसने इसके अंदर? तीसरी बात, ये जिस चिरंजीवी योजना की यहाँ पे बड़ी हामियां भर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ इसका बेस बीज रूपी भामाशाह कौन लेकर के आया था? हमारी भाजपा सरकार लेकर आई थी। दूसरी बात, आज जो स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं, पॉलिसी इन्होंने बंद करी थी। डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत माननीय वसुंधरा राजे जी ने, जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत 500 रुपए के अंदर जो है वो गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन प्रोवाइड किए थे। इन्होंने आते ही वो स्कीम बंद कर दी। स्कीम्स बंद करना इनकी पॉलिसीज में आता है, स्कीम बंद करना कांग्रेस की विचारधारा में आता है। इनको जन कल्याण कभी नजर नहीं आया। कोरोना के अंदर न जाने कितनी बालिकाओं ने, न जाने कितनी लड़कियों ने संसाधन नहीं होने की वजह से, स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से शिक्षा से मुंह मोड़ लिया। 2 साल उन्होंने शिक्षा से मुंह मोड़ लिया और आज भी ये स्थिति है, वो लड़कियां टर्न अप नहीं कर पा रही हैं स्कूल में, क्योंकि 2 साल का वैक्यूम हो गया। अगर इन्होंने उस नीति को, उस पॉलिसी को उस वक्त राजनीति की दृष्टि से अगर बंद नहीं किया होता तो आज न जाने असंख्य बालिकाएं जो है वो आज शिक्षा के साथ जुड़ी हुई होती। और आज चुनाव से ठीक 3 महीने पहले इनको स्मार्टफोन देना याद आ गया। कौन सी बात कर रहे हैं कांग्रेसी, मुझे समझ में नहीं आता। तीसरी बात, ये 25 लाख का जो दावा कर रहे हैं, 25 लाख कितने साल पहले से इन्होंने लागू किया? आते क्यों नहीं लागू कर दिया इन्होंने? और आज ये मुझे लगता है जो ये भाई साहब बैठे हैं, ये शायद इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का पढ़ के नहीं आए हैं। 25 लाख क्या 10 लाख रुपए का भी जो बीमा है ना, या 10 लाख का भी जो इलाज है, वो 6000 से ज्यादा व्यक्तियों को नसीब नहीं हुआ। ये इनके खुद के सरकारी आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे में कह रहे हैं। जवाब हो तो दे दें मुझे। चलिए ठीक है, ले लेते जवाब। राजेश जी जल्दी अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैडम जी को भी पता नहीं है, भाषणों से देश नहीं चलता, देश काम से चलता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता इलाज नहीं मिला हो। यही नहीं, दूसरी जगह भी इलाज करा सकते हैं और उसकी एक श्रेणी बनाई गई है। तो 5 लाख रुपए तक का ये, फिर उसकी कोई प्रक्रिया है, फिर उसके बाद में ये इस तरह के इलाज मिल रहा है। मरने वाला व्यक्ति प्रक्रियाओं में नहीं फंसेगा राजेश जी, देना पड़ता है। आपकी जो योजना थी उसको किस आदमी को फायदा मिला? आपने जो खुद बनाई थी 140 करोड़ देशवासी आज भी लाभान्वित है हमसे। आप 7 करोड़ के अंदर 6000 लोगों को लाभान्वित कर पाए। इकोनॉमिक सर्वे उठाइए और देखिए आंकड़ा। आंकड़े सही करिए। 140 करोड़ लोग कैसे लाभान्वित हो गए? कितने करोड़ देश की आबादी है? वेरियस पॉलिसी से कह रही हूँ मैं। देश की आबादी कितनी है? 2000। वेरियस पॉलिसी से कह रही हूँ राजेश जी, देश की आबादी। आप तो राजस्थान में बताइए कि 7 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों को मिला है। क्या 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 रेशो निकल के आता है? आपकी जो पकौड़ा योजना थी, आपकी जो करके पढ़िए, आज का अखबार उठा के पढ़िए, राजस्थान की कर्जे में डूबने की क्या स्थिति है? आपने राजस्थान के लोगों को पैसा स्कीम दे दी, अच्छी दी। केंद्र जीएसटी आपने अच्छा रहा होता कि आपने राजस्थान के लोगों को सक्षम बनाया होता, आत्मनिर्भर बनाया होता, जैसे हमने बनाया है भारत के लोगों को। राजस्थान के लोग सक्षम है। आपने कहा कोरोना में टीका लगाया, कोई फ्री टीका नहीं लगाया। आपने डीजल पेट्रोल के लिए कितना आपने टैक्स वसूला? शर्म आनी चाहिए आपको। पूरे देश का, मैं कहती हूँ दुनिया के अंदर 33 देशों ने जो है वो भारत में फ्री सप्लाई करी है वैक्सीन की, और आप कह रहे हैं मतलब विश्व ऋणी है भारत का और आप ऋणी नहीं। डीजल पेट्रोल के रूप में टैक्स लेकर के आपने कहा उसकी भरपाई की जा रही है। रेट बढ़ी हुई थी, आपने कहा कि नहीं हम कोरोना की भरपाई कर रहे हैं इसमें। गहलोत साहब ने अभी कुछ दिन पहले सही फरमाया था कि इस बार जनता लड़ रही है चुनाव, जनता लड़ रही है और कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रही है। जनता लड़ रही है और वो बीजेपी से लड़ेगी जनता। कांग्रेस नहीं, बीजेपी जनता लड़ेगी।
आप कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, करप्शन के अलावा कितनी यात्राएं निकाली, महिला सुरक्षा देखिए, आज जल्दी लाशें मिलती हैं यहाँ पे, आज महिला सुरक्षा की तो बात ही मत करिए, का गला जो है वो रेत के काट दिया गया, क्या कर लिया आपने? अपूर्वा जी, आपके मुंह से महिला सुरक्षा की बात अच्छी नहीं लगती है। साजिश देखिए, इन्होंने भीलवाड़ा में वंदे मातरम ट्रेन के आगे सुनियोजित तरीके से पत्थर रखे ताकि वो जो ट्रेन है वो डिरेल हो जाए। ये मानवता है आपकी, ये मानवता है आपकी। कहाँ इल्जाम लगा रहे हो आपकी पुलिसिंग, कहाँ थी आपकी, कहाँ था आपका लॉ एंड ऑर्डर? आप व्यक्तिगत इल्जाम लगा रहे हो, आप कांग्रेस पे व्यक्तिगत इल्जाम लगा रहे हो कि कांग्रेस ने सुनिश्चित तरीके से पत्थर रखे, आपको जवाब भी देना पड़ सकता है इस बात को, पहली बात को, है ना। दूसरा क्या है, यहाँ के मंत्री की पुलिसिंग कहाँ थी? इतना कह रहे हो ना, आपने सुनिश्चित तरीके से रखे, और आप अपूर्वा जी, कहाँ थी? अपूर्वा जी, आप अपनी बात कह लीजिए, आप अपनी बात आराम से कीजिए, पहले हमारी बात भी सुनिए। देखो, आप इस चिल्ला करके सच्चाई को कभी दबा नहीं सकते, आप जिस तरह से चिल्ला, आप अपनी बात, आपको मौका मिलेगा कहने का, आप अपनी बात कहिए और हमारी बात सुनिए। बोलिए। वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन हुआ, जयपुर से चालू हुई, आपके रेल मंत्री जी यहाँ आए जयपुर में, वो बेचारे तमाश बन के खड़े रहे, प्रधानमंत्री जी ने झंडी दिखाई दिल्ली से जब वो ट्रेन रवाना हुई। क्या मंत्रियों को ये काम है क्या? फिर मंत्रालय किस लिए बना रखे हैं आपने? रेल मंत्री उद्घाटन नहीं कर सकता रेल का? हमारे यहाँ पे ये प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ स्पीकिंग की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ बड़े लोगों को आदर देने की प्रथा है, हमारे यहाँ अपने सबॉर्डिनेट को नकारा निकम्मा कहने की प्रथा नहीं है। आदर कहाँ गया? लाल कृष्ण आडवाणी जी का आदर कहाँ गया? उनको कहाँ है कहीं पिक्चर में? किसने कहा आदर है उनका? नहीं, कहाँ है वो पिक्चर में? किस चीज में वो पिक्चर में? शीश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। मैंने वीडियो देखा था, मैंने वो बेचारे खड़े थे स्टेज पे और वो इस तरीके से हाथ जोड़े, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान किया, और वो खुद स्वतंत्रता सेनानी, वही खुद ही नहीं थे उसमें, लालकृष्ण आडवाणी जी नहीं थे उसमें सम्मान के अंदर ही। आप उस तरह की बात मत करो, महिला सुरक्षा की बात मत करो। आप बीजेपी के मुंह से महिला सुरक्षा की बात याद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता। जंतर मंतर पे इतना बड़ा कांड हुआ और कोई प्रधानमंत्री जी या कोई मंत्री जी या कोई आपकी महिला कोई सांसद आज तक गई हो तो बता दीजिए। मणिपुरी घटना पे बोल दीजिए। खड़गे जी आए चले गए, खड़गे जी आए चले गए, खड़गे प्रधानमंत्री जी नहीं है, खड़गे 800 मीटर की दूरी पे महिला के साथ रेप हो गया, उसकी लाश मिलती, प्रियंका गांधी जी चली गई। खड़गे प्रधानमंत्री जी नहीं है, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री जी नहीं है। हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। आप कांग्रेस के मुखिया हैं, आप ब्रजभूषण जी को आप छुपा कर रख रखा है। बिल्कुल छुपा के नहीं रख रखा, किसने का छुपा के रख रखा है? उनके ऊपर बकायदा केस हुए हैं, पुलिस को ये बोलना पड़ रहा है, कोर्ट में मैटर है, हमने बचा के नहीं रख रखा, हमें बचा के दिल्ली पुलिस ने पोस्को एक्ट में आपको पता होगा डॉक्टर अपूर्वा जी, तुरंत गिरफ्तारी होती है। क्या गिरफ्तारी हुई उसमें? आपकी दिल्ली पुलिस तक ने जवाब पेश कर दिया कि हाँ, इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जब भी वो महिला पहलवान अकेली मिलती थे छेड़छाड़ करते थे। इतना तक तो आज तक क्या कार्रवाई हुई? मणिपुर का प्रधानमंत्री ठीक है, औरतों को घुमाया गया, कारगिल की। चलिए ठीक है, भाजपा के राज्यों में भी महिलाओं के साथ क्या हो गया ये देखा गया है। कांग्रेस के राजेश जी शांति बनाए रखें, राजेश जी शांति बना के रखें, जब आपसे सवाल पूछा जाए तब जवाब दें आप। भाजपा के राज्य में महिलाओं के साथ क्या हुआ? देश ने मणिपुर की घटना देखी। कांग्रेस के राज्य में किस तरह की महिलाओं की स्थिति है, राजस्थान की घटना भी देखी है देश ने। तो आप लोग महिला सुरक्षा की बात जितने हक से करते नजर आते हैं, उतने ही हक से अगर कर्तव्य का पालन करेंगे तो ऐसी स्थिति सामने ही नहीं आएगी। हालांकि चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अपूर्वा जी, यहां लगातार कई सारी योजनाओं का जिक्र होता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी खुद ये बात कह दी है। अब इसके बाद यहां पर कांग्रेस सरकार के द्वारा बार बार यही बात कही जा रही है कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं और जिसका कोई भी कार्ड भाजपा के पास नहीं है। खासतौर पर भाजपा के पास ओपीएस का कार्ड नहीं है, ये कहते नजर आ रहे हैं। ओपीएस को लेकर के कांग्रेस काफी बढ़त के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है, अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, और भाजपा के पास इसका कोई तोड़ भी नहीं है। देखिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि जो भी योजनाएं जो हैं, जो जन कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, या जिससे जनता डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लाभान्वित हो रही है, या जिनको जनता को लगता है कि उनके लिए हितकारी योजनाएं, उन योजनाओं के ऊपर बिल्कुल कुठाराघात नहीं किया जाएगा। तो ईआरसीपी के, अपूर्वा जी, फिर ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के आप क्या कहेंगे?
देखिए सीमा जी, ईआरसीपी के लिए आपको मुझे 2 मिनट देने पड़ेंगे, तब मैं आपको ईआरसीपी को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ईआरसीपी का जो मुद्दा था, आपको ध्यान होगा जब 2018 से पहले हमारी भाजपा की सरकार थी राजस्थान में, हमने ईआरसीपी का विजन हमारा था, भाजपा का विजन था। ईआरसीपी की जो डीपीआर है वो माननीय वसुंधरा राजे जी ने जो है वो कंप्लीट करवा ली थी। उसको स्टेट लेवल पर जो है वो कंप्लीट कराने का हमारा प्रयास था, और हम उसमें 35,000 करोड़ रुपया जो है वो अपनी तरफ से लगा के उसको स्टेज वाइज जो हमने उसके स्टेजेस बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हम उसको विकसित करना चाहते थे, और यही हमारी योजना में था। मगर ठीक है, 2018 में जनता का आदेश पारित हुआ और हम लोग सत्ता से हटे और कांग्रेस जो है वो सेवा के लिए आई। यहाँ पे जब कांग्रेस आई तो क्योंकि इसके अंदर 2 राज्यों की जो है वो सहभागिता थी, राजस्थान की भी थी और मध्य प्रदेश की। आपको ध्यान होगा उस वक्त राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में ही जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी। जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी तो सबसे पहले तब वहां के कांग्रेस के जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय थे, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन वहां से उठाया कि साहब हम जो है वो ये जो डीपीआर बनी है या जो पानी हमने रिलीज करना है या जो लैंड्स हमारी जो है जिसपे हमको बांध बनाना है या वाटर रिजर्वायर्स बनाने हैं, उस पर हमें आपत्ति है। पहली आपत्ति उन्होंने उस पर दर्ज करा दी, लेटर एज अ सीएम उन्होंने उसको लिख दिया। दूसरी आपत्ति उन्होंने ही सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के अंदर भी रख दी आपस में। जब दोनों कांग्रेस वालों ने आपत्ति रख दी, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में जब हमारी भाजपा की सरकार आई, हमारी भाजपा की सरकार कंसिस्टेंटली जो है वो प्रयास करती रही कि इन चीजों को जो है वो खत्म कर दिया जाए। जिन जिन डेट्स को, जिन जिन तारीखों को निकाला गया कि साहब इसके अंदर आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजिए, एक प्रतिनिधि मंडल एमपी से आएगा, मगर राजस्थान सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के मुखिया साहब ने इसको ज्यादा उचित समझा कि वो इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करे कि हमको जो है वो सेंटर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। चलिए मानिए सेंटर ने कहा, एक बार बोल भी दिया कि साहब हम इसको राष्ट्रीय परियोजना बना देंगे, आप लोग जो है वो अपना दोनों स्टेट्स जो है वो रजामंदी करके एक फाइनल प्रोजेक्ट हमारे सामने रखिए, हम इसको राष्ट्रीय घोषणा जो है वो घोषित कर देंगे और हम उसमें पैसा भी दे देंगे। मगर आज तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में कंसेंसस बनने की स्थिति नहीं आई है। अब आपको भी पता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट का जो है वो पूरा भारत साक्षी रहा है। अगर कोई वाटर डिस्प्यूट 2 स्टेट्स के बीच में खड़ा हो जाता है तो कितनी बड़ी एनार्की को जन्म दे सकता है। इसलिए केंद्र ने ये वाटर डिस्प्यूट जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की मध्यस्थता और इनकी कंफर्ट के ऊपर छोड़ दिया। चलिए गहलोत साहब ने तीसरी बात और बोली, उन्होंने कहा कि साहब छोड़िए, 2022 के अंदर उन्होंने जो है वो 11,000 करोड़ और फिर 13,000 करोड़ का प्रावधान उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर पे कर लूंगा। डीपीआर जब 35,000 करोड़ की बनी थी और 13,000 करोड़ वो आज दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो है वो 40% योजना तो इससे कंप्लीट की जा सकती थी ना। 40% में 5% भी इन्होंने नहीं करी, 5% भी इन्होंने इसके अंदर नहीं करी। और लेकिन अपूर्वा जी देखिए, सीएम गहलोत के द्वारा ये बात भी बार बार कही जा रही है कि हम जिस फंडिंग की आप बात कर रही हैं, हमारी तरफ से फंडिंग क्लियर है, हमारी तरफ से सारी चीजें क्लियर है, बस केंद्र सरकार जो है अपनी बातों से मुकर रही है। मुकर नहीं रही। देखिए केंद्र का तो इसमें विषय ही नहीं है, केंद्र का तो फंड का विषय है ना। केंद्र ने तो ये कहा है आपसी आपके राज्यों का विषय है, आप आपस में कोऑर्डिनेट करिए, हमें प्रोजेक्ट दीजिए, हम फंडिंग दे देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बीजेपी है ना। तो गहलोत साहब ने ये कहा कि साहब मैं 13,000 करोड़ लगा के योजना को शुरू करूंगा। ये योजना कहां तक शुरू हुई मुझे बताइए। यहाँ तक कि अभी तो उन 13 जिलों का ये दौरा भी करने वाले थे, मगर इन्होंने फिर ये दौरा भी कैंसिल कर दिया। अगर साच को आज क्या, अगर ये इतने ही सच्चे थे तो दौरे पर तो जाते, एटलीस्ट ग्राउंड रिपोर्ट तो देखते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सबसे अंतिम बात जो मैं ईआरसीपी में आपको कहना चाहूंगी वो ये कहना चाहूंगी कि आज से 3-4 दिन पहले का आप अखबार उठा करके देखिए, एक रिपोर्ट थी उसके अंदर, एक विशेष अखबार की, उसने ये मेंशन किया था कि ईआरसीपी तो तब बनेगी जब आप कैचमेंट एरिया के जो भी लैंड्स हैं आप उसको लीज पर दे रहे हैं। आप बताइए, आप जम्वा रामगढ़ का बांध आपने देखा होगा, क्या गुलाब की खेती होती थी वहां, आज सब कुछ सूख चुका है, एक बूंद पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साहब कैचमेंट एरिया जो था जिसमें पानी आता था उस पर एंक्रोचमेंट हो गया है। अब आप अगर लीगली कैचमेंट एरिया की जमीनों को लीज पर दे देंगे तो कहां से आप रिजर्वायर बनाएंगे, कहां से आप डैम बनाएंगे, कहां से आप नदियां बहाएंगे और कहां से आप 13 प्यासे जिलों को पानी पिलाएंगे। ठीक है अपूर्वा जी, ठीक है। राजेश जी, जिस तरह की दलीलें अपूर्वा जी ने पेश किया, हालांकि उन्होंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर भी किया है, आप संतुष्ट हैं इससे? क्या आप ईआरसीपी का मुद्दा लेकर के आप केंद्र के पास नहीं जाएंगे? ये सब मनगढ़ंत बात है मैडम। एमपी में बीजेपी की सरकार है और खुद इनके मंत्री गजेंद्र सिंह जी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का कोई बयान ही नहीं दिया, अगर कोई बयान दिया हो तो मैं राजनीति तक छोड़ दूंगा।
हम लोगों ने वो वीडियो बता दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नेशनल दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद वो गजेंद्र सिंह जी कहीं दिखाई नहीं दिए पिक्चर में कहीं भी। हम लोग पेपरों में निकाल रहे हैं, रोज चिल्ला रहे हैं। राजेश जी, ये तो क्लियर है ना कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार के द्वारा फंडिंग क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, और क्या। तो आपकी तरफ से कोई जनप्रतिनिधि जाके बातचीत क्यों नहीं करते मध्य प्रदेश से? हमारे अफसर जा रहे हैं ना, जनप्रतिनिधि के अफसर जा रहे हैं, अफसरों का काम है। आप जा रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी बात करने को तैयार है, तो बात अटक कहाँ पे रही है फिर? बीजेपी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अफसर 4 बार चले गए। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है ईआरसीपी की, अगर आपको दिख रही हो तो जी एक रिपोर्ट है, कहाँ ऑब्जेक्शन इन्होंने किया, क्या क्या किया, एक चीज है हमारे पास में, ऑन पेपर है। इस पे माननीय गजेंद्र सिंह जी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मगर बस बात यही है ना कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा। साहब हम काम तो कर लेंगे, या दूसरी कहावत आप ये भी कह दीजिए, ना नॉर्मल तेल होगी ना राधिका नाचेगी। इनसे आप इतना सा पूछ लीजिए, 13,000 करोड़ जो उन्होंने आवंटित किए थे उसमें से 1,000 करोड़ भी कहीं लगाया हो तो वही बता देना हमें। मैं तो दिखाने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास तो 42 पेजेस की रिपोर्ट। चलिए राजेश जी जवाब दीजिए। तो फिर कहाँ तक बढ़िया आपकी योजना जो आपने किया, कुछ बढ़ी के योजना है? आप तो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप मना करिए। गहलोत जी ने तो इसका वादा किया है और ये कसम खाई है कि उसको पूरी करके मानेंगे। केंद्र सरकार नहीं देगी तो भी पूरा करेंगे, पूरी करेगी। कब पूरा करेंगे? जैसा आपने आप महिला आरक्षण बिल लाए, रातों रात आप विधानसभा में नया सत्र शुरू किया आपने, महिला आरक्षण बिल लाए और लागू होगा 2029 में। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको तुरंत ला करके लोकसभा का? आपको मैं बताती हूँ क्या जरूरत पड़ गई, पर मैं सीमा जी से इजाजत लेकर बताऊंगी। आपका समय आप बोलिए। चलिए ठीक है अपूर्वा जी, आप जवाब दीजिए। राजेश जी भी आप ही के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए सीमा जी, लोकतंत्र के एक नए मंदिर में हम प्रवेश कर रहे थे जी। लोकतंत्र के नए मंदिर में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो पहला 2 बातें थी इसमें। पहली तो ये कि आप भी जानते हैं भारतीय संस्कृति है कि जब भी हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं, नए मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो महिलाओं व बालिकाओं का जो है वो आलता लगा के पैर रखते हैं। कुछ जगह आलता लगा के पैर रखने की जो है वो नियम है या कहते हैं प्रथाएं हैं। कुछ जगह आपने देखा होगा मेहंदी और आलते से बाहर महिलाएं जो है वो हाथ लगाती हैं। इससे ज्यादा शुभ प्रतीक क्या हो सकता है कि जिस बिल के लिए महिलाओं ने आजादी के बाद से आज तक रात की 2010 में ये बिल पारित हो गया था राज्यसभा में, मगर लोकसभा में इन लोगों ने अपनी सरकार बचाने के लिए इसको प्रस्तुत नहीं किया जी। इतने पायस बिल जिसके अंदर आधी आबादी के अधिकार सुरक्षित हो, इससे अच्छा बिल क्या हो सकता था? आप ही मुझे बताइए, इससे अच्छा बिल क्या हो सकता था लोकतंत्र के मंदिर की पहली नींव रखने के अंदर? दूसरी बात ये भाजपा की ही सोच थी कि कम से कम पहला बिल तो ऐसा पारित हो जो सर्वदल सम्मति और सहमति से पारित हो। एक बिल तो ऐसा हो, एक राजनीति तो हम ऐसी रखें, एक बिल हम ऐसा लेकर आए जिसपे सारे दल जो है वो सपोर्ट में आए और कोई अगेंस्ट में वोट ना करे। इतनी अच्छी सोच के साथ जिस भारतीय जनता पार्टी ने जिस बिल को रखा, आज उसको किस नापाक तरीके से ये लोग मीडिया के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, मुझे शर्म आती है। जब इनके दल के सबसे ऊपर नेता, सबसे सक्षम नेताओं ने जब सपोर्ट कर दिया और आज ये बैठ के यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, महिलाएं देख रही हैं, जवाब देंगी जी। चलिए राजेश जी, मेरा एक सवाल, सबसे पहली बात तो हम बात ईआरसीपी को लेकर कर रहे थे। ईआरसीपी पे आपने जवाब नहीं दिया और शुरू कर दिया महिला आरक्षण बिल को लेकर के बात करना। अब आप महिला आरक्षण बिल पर आ ही गए हैं तो ये साथ ही साथ ये भी जवाब दे दीजिए कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के हालांकि सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है, आपने जैसा जिक्र किया 2029 को लेकर के, इससे क्या लग रहा है आपको? आप इस पूरे महिला आरक्षण बिल को राजनीतिकरण तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या महिलाओं को इससे फायदा नहीं होगा? ये सिर्फ वोटों के लिए महिला आरक्षण बिल लागू किया है, अगर इनकी मंशा सही होती तो वो अब तुरंत लागू करने में क्या प्रॉब्लम थी इनको? ईआरसीपी के मंशे पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्लियर स्थिति है कांग्रेस की, कांग्रेस लाना चाहती है पर इन लोगों ने अड़ंगा लगा रखा है। ये उसको कागजों में उसको उलझाना चाहते हैं, भाषणों में उलझाना चाहते हैं, जिस तरह से हर बार भाषणों में उलझाते हैं। अब इन्होंने कहा पहली बार बिल लाए, पहली बार नए संसद में प्रवेश किया, पहली बार संसद में एक कांड और हुआ, इनके सांसद ने जिस भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसको पूरा वर्ल्ड देख रहा था और उस पर पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। आपने देखा होगा किस तरह से इनके सांसद ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस सांसद का, और उसको फिर इनाम दे दिया गया, उसको यहाँ का प्रभारी भी लगा दिया गया राजस्थान। नोटिस देने के बजाय उसको यहाँ का प्रभारी भी लगाया है, सिर्फ वोटों की राजनीति। आज अगर हमारा कोई सांसद होता तो उसको मैक्सिमम सजा दी जाती। क्या कार्रवाई की? जी अपूर्वा जी।
इनके माननीय मुखिया जी ने इन्हीं के डिप्टी सीएम को नकारा, निकम्मा और नालायक कहा। आज तक पायलट साहब जो है वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। 5 साल उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो पीछे धकेल दिया गया। गुजरों के जो है वो राजस्थान के इतने बड़े नेता हैं, उनका इतना अपमान किया गया। क्या कार्रवाई हुई? क्या न्याय मिला पायलट साहब को? लोकसभा में बोला था क्या? नहीं, लोकसभा की क्या गहलोत साहब ने जो वक्तव्य दिया, सचिन पायलट जी उनकी बेटे की उम्र की, उनकी पार्टी के उनके बेटे के समान है। लोकसभा में ये चीज बोली गई? क्या लोकसभा में बोली गई ये चीज? लोकसभा में पहले ही दिन नई संसद के उद्घाटन के तौर पे और जिस तरीके से बयानों का खंडन किया गया, जिस तरीके बोला गया, वो कितनी शर्मनाक बात है। देखिए, लोकतंत्र का चौथा पिलर जो होता है ना, आपको भी पता होगा, लोकतंत्र का जो चौथा पिलर होता है वो मीडिया होता है। उन्होंने मीडिया के सामने बोला है, तो चौथे पिलर के सामने तो बोला ही है, तो कुछ तो माफी उनको भी मांगनी चाहिए थी। ये नैतिक दायित्व तो उन पर भी बनता था। और वो डिप्टी सीएम के लिए बोल रहे थे, तब तक वो डिप्टी सीएम थे, वो एक राजनीतिक पोस्ट के लिए भी बोल रहे थे और अपनी पार्टी के लिए भी बोल रहे थे। अच्छा, ये बात छोड़िए, मैं एक बात राजेश जी, एक बात का और जवाब दीजिए। आपके माननीय शांति धारीवाल जी ने सदन में बोला कि साहब राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है, मर्दानगी का सूचक है, रेप हो रहे हैं, तो क्या नायाब चीज हो रही है? माफी मांगी माफी। कोटा के अंदर एक बालिका मर गई, 12 साल की बच्ची मर गई, उसकी शरीर उसकी बॉडी मॉर्चरी में पड़ी है, उसके माँ बाप जो है वो शोक संतप्त स्थिति में बैठे हैं। और आपके क्या बोले विधायक महोदय, आपके माननीय शांति धारीवाल जी ने क्या बोला? ये तो लव ट्रायंगल था। अरे मर गई वो, उसकी रूह को तो शांत रहने दो। आज उसके माँ बाप, समाज के अंदर बच्चियों की जो आबरू होती है वो कितनी पतली चादर से ढकी होती है, आपको समाज की ये विडंबना पता नहीं है? मरने के बाद में भी आपने उस 13 साल की बच्ची को जिंदगी भर के लिए बदनाम कर दिया। पूरा समाज कहेगा कि इसका चक्कर था इस लड़की का, इसलिए ये मर गई। कोई उस प्रेशर को देख पाएगा? आपकी सरकार की नाकामयाबी है ये कि आपने कोटा को, जो एक एजुकेशन कैपिटल था, जो एक करियर कैपिटल था, उसको सुसाइड कैपिटल बना दिया। क्या किया आपने? और आपके वहां पे मंत्री महोदय बैठ के कहते उन्होंने माफी मांगी? या आप लोगों की हिम्मत नहीं है उनके आगे ये बोलने की कि माफी मांगी है? उन्होंने भी तो लोकतंत्र के मंदिर में बोला था कि मर्दानगी का प्रदेश है। किसने माफी मांगी? चलिए जल्दी राजेश जवाब दीजिए, उसके बाद आते हैं सवाल पे। ठीक है, कोटा में क्या सुसाइड अभी होना शुरू हुए क्या? हाँ, इसका भी जवाब है। पर आपने कोई प्रयास नहीं किए। हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, हमें एक मिनट। अरे राजेश जी, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा और राजनीतिक परिपक्वता की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब सुसाइड 2016 में कोटा के अंदर वापस 20-22 सुसाइड होने लगे थे, माननीय वसुंधरा राजे जी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया था। तब वहां कलेक्टर हुआ करते थे रवि सुरपुर जी। अगर आपको नहीं ज्ञान हो तो आप जाकर के इसको स्टडी कर लीजिएगा। उन्होंने तुरंत प्रभाव से सभी कोचिंग सेंटर्स वालों की मीटिंग बुलाई थी। सैटरडे को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए उनको बाध्य किया था, संडे को छुट्टी के लिए बाध्य किया था, और एक लेटर भी जारी किया था जो मीडिया के थ्रू हर एक पेरेंट के पास गया था, मीडिया के अंदर पब्लिश हुआ था। और उसके बाद में सुसाइड रेट्स के अंदर ड्रास्टिक जो है ना वो डिक्रीज हुई थी, ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई थी रेट्स। आपने क्या कर लिया? क्या करा आपने? और अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसको जाकर के पता कर लीजिएगा। और सीमा जी, आप बहुत शर्म की बात है। देखिए, बहुत शर्म की बात है, एक जिम्मेदाराना जगह पर आप लोग बैठे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हैं जहां बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब देने चाहिए। यहाँ पर कोटा में सुसाइड की बात होती है तो राजेश जी आप कह रहे हैं कि ये कोई आज का मुद्दा है। ये क्या मतलब है? सरकार आपकी है ना, रोक लेते इस मुद्दे को, क्यों नहीं रोका आपने? चलिए, नहीं रोका आपने। जी बोलिए। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अब किस तरह की कोशिश क्या कर रही है सरकार? कोचिंग वालों से भी बात करी है कि इन पे थोड़ा प्रेशर कम दिया जाए बच्चों पे। जैसे अभी क्या है, पंखे वंखे से लोग सुसाइड करते हैं, उस पंखे में इस तरह की कोई वो लगाया गया है, वो 40 किलो वजन से नीचे पंखा ही टूट जाएगा। और जो एग्जाम का जो प्रेशर था उसमें भी इन्होंने कहा है कि भाई हर दूसरे दिन एग्जाम नहीं लेंगे, 2 महीने बाद ही हम एग्जाम शुरू करेंगे। और उसकी काउंसलिंग भी शुरू कराई है कोचिंग में छात्रों के लिए। सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही। उनके पेरेंट्स को भी समझाया जा रहा है, पेरेंट्स को भी चिट्ठी लिखी जा रही है इस तरह की कि भाई बच्चों पर प्रेशर उतना ही बनाएं, बच्चों की भावनाओं को समझें, बच्चे क्या करना चाहते हैं वही कराएं, बच्चों का दबाव ना बनाएं। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत जी अति संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, और अशोक गहलोत जी जो अभी जितनी भी योजनाएं लागू करी है, बजट लागू किया है, वो जनता से पूछ के किया है। वो कोई काम थोपना नहीं चाहते। जैसे देश में नोटबंदी, जीएसटी थोपी गई, उस तरह से वो कोई काम नहीं थोपना चाहते। चलिए ठीक है, ठीक है। भावनाओं को लेकर के वो योजनाएं बनाते अभी तक के पूरे डिबेट में देखिए 2 ऐसे मुद्दे उठे हैं जिन पर एक बार भी ऐसा कोई जिम्मेदाराना जवाब नहीं सामने आया है। पहला मुद्दा महिलाओं को लेकर के था, दूसरा मुद्दा कोटा को लेकर के था। खैर आगे बढ़ते हैं। अपूर्वा जी, यहाँ पर कांग्रेस सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं लागू की गई है।
जैसा कि आप भी जानती होंगे, योजनाएं कुछ इस प्रकार से भी हैं कि स्मार्टफोन देना महिलाओं को, 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देना बड़ी बात है, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म तो उन्हें दिया जाए, वो सिस्टम उन्हें दिया जाए। वो गहलोत सरकार करती नजर आई। महंगाई राहत कैंप, जिसे एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस बना करके पेश करती इस विधानसभा चुनाव में नजर भी आएगी। 500 रुपए में सिलेंडर हो गया, 25 लाख का मुफ्त इलाज की बात को ले लीजिए, या फिर मुफ्त बिजली को की बात कर लीजिए, फ्री राशन, रोजगार। ये वो अहम मुद्दे हैं जो कि जनता को इसकी जरूरत है। ये वो अहम योजनाएं हैं जिसकी जनता को जरूरत है। अब इन योजनाओं को, किसानों को, चलिए इन योजनाओं को लेकर के अपूर्वा जी बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, जहाँ तक कि सीमा जी आपने जिन 3-4 पॉलिसीज की बात करी, उनके ऊपर मैं 2 मिनट के लिए कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। स्मार्टफोन की जहाँ तक बात है, तो डिजिटल इंडिया के तहत ये 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरुआत कर दी थी, मगर कांग्रेस ने आके इस योजना को बंद कर दिया। अगर इस कांग्रेस ने इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठ करके देखा होता, तो आज मुझे लगता है राजस्थान की सभी बालिकाओं, सभी महिलाओं के पास भी स्मार्टफोन होता। और डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत जो आज इनको जोड़ रहे हैं, अभी तक तो मुझे लगता है 100% हमने टारगेट जो है उसको अचीव कर लिया होता, मगर अब इन्होंने इसको केवल जो है वो वोटों की राजनीति देखते हुए इसको दोबारा से शुरू किया है कि महिलाएं स्मार्टफोन पाएंगी तो खुश हो जाएंगी। मगर जैसा कि आपको ध्यान होगा कि सपा ने भी खूब लैपटॉप बांटे थे, मगर उस लैपटॉप में गाना तो यही बजाता था कि आएंगे तो योगी। तो सेम मैनर में यहाँ पर भी होने वाला है कि मोबाइल आप भले ही दीजिए, मगर वो मोबाइल जो है वो लड़कियों को ये भी दिखाएगा कि लड़कियों की चित्कारें, बच्चियों की सिसकियां और चिताओं की आग जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अनदेखी करी जा रही है सरकार की तरफ से। तो ये स्मार्टफोन में जो है वो सबसे पहले बच्चियां उन आंकड़ों को देखेंगी और पाएंगी कि स्मार्टफोन तो दे दिया है, पर स्मार्ट सिक्योरिटी जो हमें मिलनी चाहिए थी राजस्थान सरकार की तरफ से, वो देने में सरकार जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामयाब है। दूसरी बात, हम जिन किट्स की बात करें, आपने भी देखा होगा मीडिया के अंदर लगातार ये आता रहा है कि कुछ जगहों पर जो रैंडम सैंपल्स जो है वो यहाँ के फूड एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से ही निकाले गए थे, वो सारे के सारे किट जो है वो फेल हुए हैं। एक भी किट जो है उसके अंदर पास नहीं कर पाया, यानी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विच हैज बीन डिलीवर्ड टू द कॉमन पीपल वाज नॉट अप टू द मार्क। वो इस कद्र की थी कि जरूर उसको लोग खाएंगे, उसके अंदर रंग मिलावा निकला। मैं अपनी तरफ से दावा नहीं करी, मैं वही दावा कर रही हूं जो सरकारी आंकड़ों में निकल करके आया है, जांच करने पर निकल के आया है, रैंडम सैंपलिंग में निकल के आया है। उनको व्यक्ति खाएगा, आप सोचिए रंग मिली लाल मिर्ची खाएगा, कितनी जल्दी वो कैंसर हॉस्पिटल में जाएगा, ये आप और मैं सब अच्छे से जानते हैं। मिलावटी अगर वो कोई चीज खाएगा तो कितनी जल्दी वो बीमार होकर आएगा, ये आप और मैं सब जने जानते हैं। उसको निश्चित रूप से 25 लाख की जरूरत फिर पड़नी ही है। बहुत सोच समझ के पॉलिसीज बनाई गई है, मैं इस चीज को मानती हूँ। तीसरी चीज जो है, बिजली इन्होंने फ्री दी, अच्छा है दी, बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान एक वो राज्य है जिसके अंदर डोमेस्टिक बिजली सबसे ज्यादा है पर यूनिट। 100 यूनिट से ही जो है ना वो सबके बिजली के बिल बंद नहीं हो जाते, मगर उसके बाद में जो बिल आता है वो उन 100 यूनिट्स को भी जो है वो पूरा मिला करके एक लेवल पर ही कर देता है। 11 रुपए 90 पैसे का रेट चल रहा है राजस्थान के अंदर। डीजल और पेट्रोल की अगर हम बात करें तो राजस्थान चरम पर है। उसके बावजूद भी, इतनी टैक्सेशन के बावजूद भी जो है वो राजस्थान उधारी में नंबर 2 चल रहा है तेलंगाना के बाद में। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर राजस्थान वासियों को आत्मनिर्भर, सक्षम, अच्छा ये तो आप बात छोड़िए, सक्षमता की मैं बात बताती हूँ। आदि तो यहाँ पे महिलाएं हैं, उनकी तो सुरक्षा आपको पता ही है, आदि आबादी की सुरक्षा का हाल राजस्थान में क्या चल रहा है। और एक चौथाई जो हमारे युवा हैं, 17 पेपर लीक, आप इमेजिन करिए 70 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। कैसे ऐसे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के 100 लोग जो है वो एसआई में पास हो जाते हैं, बाकी क्षेत्र विशेषों में से कोई बच्चा ही नहीं निकल करके आता। आप भूल गए वो कन्हैया लाल पारीक जिसने एक सुसाइड लेटर लिखा था कि पापा मुझे अब माफ करना, मुझसे नहीं हो रहा अब ये बार बार, हर 1 साल मैं मेहनत करता हूं पेपर लीक हो जाता है, फिर मैं मेहनत करता हूं फिर पेपर लीक हो जाता है। इन्होंने उसके लिए क्या किया, आरपीएससी के अंदर मेंबर हैं, वो कहते हैं साहब मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर मेंबर बनाऊं, क्या मैं वसूलूंगा नहीं। बोर्ड अध्यक्ष की क्या हालत है, हमसे आपसे किसी जनता से किसी से नहीं छुपी। तो मुझे आप ये बताइए इन्होंने सक्षम बनाने में क्या किया। किसानों को ये 2000 यूनिट दे रहे हैं, अच्छी बात है, इनको देना भी चाहिए, मगर आप मुझे एक बात और ये बताएं कि इनके लैंड, इन्होंने कहा था कि साहब जैसे ही हम सरकार में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस उसके बाद में तो जो है ना वो एक
किसान का कर्जा माफ होगा। चलिए ठीक है राजेश जी, आप काफी देर से चुप नजर आ रहे हैं, इतनी सारी बातें यहाँ पर अपूर्वा जी के द्वारा कही जा रही है, आप इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे। सीमा जी 19,500 किसानों की जमीनें लैंड अटैच हो गई है, बेचारे भूमिहीन। सारे जवाब अपने पास में है। बात लच्छेदार भाषणों से नहीं, देश लच्छेदार भाषणों से नहीं चलता। ये लच्छेदार भाषण देते हैं, आज टीवी के सामने बैठ करके इन्होंने 4-4 यात्राएं निकाल दी। 5 साल में ये कहाँ बैठे थे, आज इतने आरोप लगा रहे हैं। 5 साल से क्या जन कल्याण के एक भी इन्होंने आरोप लगाया है इस राजस्थान के अंदर? अभी इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, उसमें अश्लील डांस तक का सहारा लिया गया। अभी अनूपगढ़ में हमारे यहाँ के जो सांसद है जयपुर ग्रामीण के वो गए तो वहां भीड़ ही नहीं जुटी। पत्रकारों ने, आपके पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जितने लोग टिकट मांग रहे हैं अगर वो 50-50 लोग लेके आ जाते तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती। तो सांसद साहब का कोई जवाब नहीं लगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। आज प्रधानमंत्री जी खुद इनको दिल्ली तक तलब किया है लोगों को कि आपने 5 साल में कोई मुद्दा नहीं उठाया। जब खुद प्रधानमंत्री जी ने आकर के यहाँ कमान संभाली है तो यहाँ के नेता बिल्कुल फिल्म से, पिक्चर से आउट हो चुके हैं। इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर इस तरह की कमेटी तो 5 साल में कोई मुद्दा उठाते हैं लोग। आज यहाँ कहते हैं 17 बार पेपर लीक हो गए। पेपर लीक हुआ, तुरंत कार्रवाई हुई, उन लोगों को जेल हुई, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई। गुजरात में 28 बार पेपर लीक हुआ है और वो ब्यौरा देते क्या क्या कार्रवाई उनके साथ। जी अपूर्वा जी, पहला राजस्थान नहीं है, कोई पहला राज्य नहीं है राजस्थान जब पेपर लीक होते हैं हम कार्रवाई करते हैं। और नाउ इट्स माय टर्न, लेट मी स्पीक राजेश जी, लेट मी स्पीक, इट्स माय टर्न ना, आई डिडंट इंटरफेयर इन योर टर्न, सो लेट मी स्पीक नाउ। सीमा जी, पहली चीज तो ये किस प्रॉपर्टी की बानगी देते हैं? वो प्रॉपर्टी जो गोपालपुरा के ऊपर एक किराए की जमीन पर चल रही थी, क्या गलती थी उसने जिसने किराए पर आप लोग, जिसने किराए ने पे उस इंस्टीट्यूट वाले को जमीन दी थी? किराए की संपत्ति को तोड़कर आप अपनी बानगी समझते हैं, बानगी देना चाहते हैं, उसकी एक्चुअल लैंड क्यों नहीं सीज करते? राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस को छोड़ अपराधियों का साथ देगा, उसके साथ यही होगा, वो अपराधी का साथ देगा। अच्छा सुन लीजिए राजेश जी, सुन लीजिए। राजस्थान की पुलिस को छोड़ के और इनके कांग्रेस के कुछ एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स को छोड़ के पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि इस पेपर लीक रैकेट के अंदर जो है कौन संलिप्त था, कौन मिला हुआ था। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर पहली बार शायद मुझे लगता है इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि सचिवालय में से सोने की सिल्लियां निकली होंगी इन्हीं के, और अभी तो बंद नहीं हुई है। कितने लोगों के लॉकर्स में से, घर में से सोने निकल रहे हैं, चांदी निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही है, ये इन्हीं के लोग हैं ना। हमारे राज्य में तो कभी नहीं निकला सोने की सिल्लियां सचिवालय में से। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार भरी सरकार और क्या हो सकती है? बच्चियों की लाशें मिल रही हैं कुओं में से, बच्चियों की लाशें। आपको सीमा जी शायद याद होगा, एक नैना सानी कांड हुआ था कांग्रेस के जमाने में, और एक भीलवाड़ा के अंदर एक दूसरा कांड हुआ है जिसमें जिंदा बच्ची को है वो जो है भट्टी में जलाया गया, और तीसरा जमुआ रामगढ़ के अंदर एक महिला को सड़क पर अध जली कंडीशन के अंदर छोड़ के जाया गया। ये तीनों ही बानगियां जो है ना वो कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस सरकार क्या बात करती है? मुझे लगता है अगर इन्होंने यहाँ टीवी डिबेट में बैठ करके अपने कुशासन को सुशासन दिखाने से ज्यादा कुशासन को सुशासन बनाने पे अगर जोर दिया होता तो शायद जनता इनके विरुद्ध आज लड़ाई नहीं लड़ रही होती। और जहां तक हाँ, इन्होंने आंदोलनों की भी बात करी, इनको शायद पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने 25 से ज्यादा आंदोलन और 6 से ज्यादा बड़ी जो है वो रैलियां निकाली थी इनके विपक्ष में, मगर क्या किया इन्होंने? हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष महोदय को पुलिस ने धक्का देकर गिराया, उनका घुटना चोटेल हुआ सतीश पूनिया जी का। ये क्या बात कर रहे हैं? हमने सीएम के निवास का घेराव किया, हमने सचिवालय का घेराव किया, हमने जो है वो इनके विधानसभा का घेराव किया। अपूर्वा जी देखिए, साथ साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि केंद्र की योजनाओं से ज्यादा लाभदायक है गहलोत की स्कीम्स। ये लास्ट कमेंट देखिए सीमा जी, मोदी जी की जो स्कीम्स होती है ना वो जनता, देखिए जब तक कोई इंसान चुनाव लड़ता है ना तब तक वो दल का नेता होता है, मगर जिस दिन जनता उसको चुन के किसी कुर्सी पर पहुंचा देती है उसके लिए वो तमाम जनता जो है वो उसकी खुद की बच्चे की तरीके से देवतुल्य जनता हो जाती है। मोदी जी ने कभी ये जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि मैं इसको आवास दूंगा, इसको नहीं, मैं इसको शौचालय दूंगा, इसको नहीं, मैं इसको सिलेंडर दूंगा, इसको नहीं, मैं इसके घर में बिजली दूंगा, इसको नहीं। ये काम कांग्रेस ने किया, आजादी के बाद से यही करती आई। मगर आज मैं आपको बताती हूं कि महिलाओं को राजनीतिक जो है वो सशक्तिकरण तो अब दिया है ना हमने बिल के थ्रू, उससे पहले के 9 साल हमने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण पे कितना बल दिया है। जन धन खाते आप देखिए 40 करोड़। ठीक है अपूर्वा जी, वक्त की थोड़ी सी कमी, एक फाइनल कमेंट राजेश जी से। कोई जनधन खातों को मिला क्या?
जनधन खातों में कौन सा पैसा आया? जो बेचारे 500 रुपए थे और कट गए उनके 500 रुपए। कितने चार्जेस लगा दिए केंद्र है? अजय जी, 500 रुपए मिनिमम चार्ज, 2,500 रुपए मिनिमम चार्ज के लिए आप लोगों को कोई जगह नहीं मिल रही है, वरना तो डायरेक्ट जो पैसा है वो राजस्थान के बेनिफिशियरीज के खाते में जा रहा है, इसलिए आप लोगों को बुरा लग रहा है। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में आया होता तो आपने उसमें भी अपनी चांदी बना ली होती। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम दावे, तमाम वादे हैं, गारंटी वर्सेस गारंटी का ये पूरा सिलसिला राजस्थान में चिढ़ता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की जनता किसकी गारंटी पर करती है भरोसा। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।